करें स्टार्ट। ठीक है। तो मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। बेसिक से लेके हम आज लीनियर रिग्रेशन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मशीन लर्निंग की शायद से नहीं कर रखी, आप लोगों को कंप्लीट नहीं हुआ था ना? हो गया था, मैंने सेंड नहीं करी आपको। वो जो बाय डिफॉल्ट आईडी आपकी लगी हुई होती है ना, वो लॉगिन होती है बाय डिफॉल्ट। मेरे में भी दूसरी आईडी लॉगिन होती है। मैंने आपको फाइल भेजी है मशीन लर्निंग की या फिर नहीं? देख लो एक बार अगर है तो, वरना मैं सेंड कर देता हूँ। सॉरी। भेजे क्यों? देख लो देख लो, वरना मैं दोबारा भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। लास्ट आपके में वो होना चाहिए ये वाला। एसक्यूएल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स कौन सी है? कौन सी मैट्रिक्स? एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसके तो बहुत आगे करा दिया मैंने। उसके बाद फिर एक हो गया क्रॉसवेल स्कोर। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर पे है। लास्ट क्या है आपका? स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर वाला लास्ट किया है आपने? पीछे स्केलिंग वगैरह आपने लास्ट किया है। उसके बाद एक दो पार्ट हैं आपने। क्लस्टरिंग वगैरह भी नहीं करी होगी आपने तो? क्लस्टरिंग कराई करी हुई आपने? हाँ, जो क्लस्टर बना लेते हैं। कोड लिखा हो उसका? मैंने कोड नहीं लिखा, मैं आपने करा तो रखी है। अच्छा, फाइल भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं फाइल भेज देता हूँ, आप उसमें देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फाइल सेंड कर देता हूँ, आप उसको ओपन कर लेना अपने कोलैब में। ये भेज दिए, ओपन कर लो। नेट चल रहा है, मैं वाईफाई पे ही हूँ। हाँ भेज रखी है मैंने, बोल तो खोल लो।
VS कोड भी नहीं, कोलैब पे खोलना है आपको। खोल ली? ठीक है। और विपिन आपने भी खोली? करो जल्दी कर लो, बताते हैं आगे। पाइथन क्वेरी क्या बोल रहे हो? कहीं पे भी सेव कर लो, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। ये फाइल तो आपको अपलोड करनी है ना कोलैब पे। अगर कोलैब पे है तो कोई इशू नहीं है। वो अच्छा मिल गया मैं करीब सारा ही जगह में एक कर ले सर। ओके ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम वही डेटा प्रोसेसिंग वगैरह से स्टार्ट करते हैं। इसकी मशीन लर्निंग की पाइपलाइन होती है पूरी। ठीक है, मशीन लर्निंग का बेसिक मतलब है कि भाई मैं अपनी मशीन को कुछ भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम जिस डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं दैट इज टाइटैनिक। ठीक है, काफी फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा कुछ भी ना समझ आए तो दोबारा पूछेंगे। इसमें हाँ मैक्सिमम इसी एक ही डेटा पे होना चाहिए जितना मेरे को याद है। हाँ एक ही डेटा पे सारा। ठीक है, तो मशीन लर्निंग जब हम बात कर रहे हैं तो काफी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना होता है। इन्वायरमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो 4 लाइब्रेरीज हम पहले से यूज करते आ रहे थे, ठीक है, numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn, वो तो हमें इंपोर्ट करनी है। साथ ही हमें एक नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है कॉल्ड sklearn। ठीक है, sklearn के अंदर हमारा जितना भी मशीन लर्निंग वाला पार्ट होता है, जितने मॉडल्स वगैरह होते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा आ गया कहाँ पे? कोई नहीं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो आप साथ साथ, कुछ आएगा देख लेंगे। दिक्कत है सबके हो जाएगा एक आधी चीज है तो नहीं नहीं, रनल होगा नहीं क्योंकि उसमें कई सारी चीजें जो सेपरेटली रन करने वाली है ना, क्योंकि भाई वेरिएबल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं फिर रन करने पे। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे कोड रन करते रहो बस अब। ठीक है, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये एनवायरनमेंट का कोड है जिसके अंदर मैंने अपनी 5 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। ठीक है, इसको रन कर लो सबसे पहले। कर रखा है? ठीक है, इससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो प्रिपेयर हो जाता है, सारी लाइब्रेरीज आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को मेरा डेटा सेट लोड करना है। ठीक है, मेरे को मेरा डेटा सेट चाहिए, तो मैंने सी बॉन में से टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज कर लिया। सेकंड लाइन में वही लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका df डॉट हेड देख लिया कि भाई क्या क्या कॉलम्स वगैरह है, वो देख लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे पहले मीन वैल्यूज देखनी चाहिए। ठीक है, सॉरी मीन वैल्यूज कह रहा हूँ, नल वैल्यूज देखने चाहिए कि किसमें कितना नल है। ठीक है, अब नल वैल्यूज देखने के 2 तरीके बताए थे मैंने, डॉट सम कर सकता हूँ या डॉट मीन कर सकता हूँ। डॉट सम करने से एग्जैक्ट नंबर पता लगता है मेरे को, डॉट मीन करने से मेरे को परसेंटेज वाइज पता लग जाता है। ठीक है, अब मैं देखना यहाँ पे चाहता था नल वैल्यूज, तो मैं एग्जैक्ट नंबर्स भी देख सकता था। ठीक है, बट जब तक मेरे को मेरे डेटा सेट के साइज का आइडिया नहीं है, वो नंबर्स मेरे लिए सेंस नहीं बनाएंगे। राइट, इस वजह से हम मीन देखते हैं ताकि मेरे को नॉर्मलाइज फॉर्म में बेसिकली प्रोपोर्शंस में परसेंटेज में पता लग जाए। ठीक है, तो इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बाकी सब में तो 0 है। एज के अंदर 19% मिसिंग है, डेटा एज के अंदर 19% मिसिंग है। ठीक है, अगर मैं एम्बार्क्ड में देखूं तो 0.2% मिसिंग है, और अगर मैं नीचे आके डेक में देखूं तो 77% मिसिंग है। ठीक है, 3 अलग अलग लेवल्स हैं डेटा मिस होने के। ठीक है, एक में बहुत ज्यादा कम डेटा मिसिंग है, एक दो रो मुश्किल से मिसिंग होंगी। ठीक है, एक के अंदर ऑलमोस्ट 77% डेटा मिसिंग है, और एक के अंदर 19-20% डेटा मिसिंग है। राइट, तो तीनों को हैंडल करने की ट्रिक्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत कम डेटा मिसिंग है, जैसे 0.2 देखा या 1-2% डेटा अगर मिसिंग होता है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, उसको हमें फिल करने की नीड ही नहीं होती। ठीक है, जिसमें 20% 30% ऐसे डेटा मिसिंग होता है उसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर मोर देन 50% डेटा मिसिंग है उसको यूज ही नहीं करते। ठीक है,
तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे मैंने एज को मीडियन से फिल कर दिया है, ठीक है, मैंने एज को मीडियन से फिल कर दिया है। और उसके बाद अगर मैंने जब दोबारा मीन किया तो भाई एज वाले में 0 आ गया, ठीक है, उसमें कुछ भी डेटा मिसिंग नहीं है अब। बाकी जो एम्बार्क्ड या फिर डेक था वो एज इट इज है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो मेरा डेटा रेडी हो गया, बेसिक एक डेटा रेडी हो गया, ठीक है, इसमें से जो जो कॉलम मेरे को रिक्वायर्ड है वो रखूंगा, बाकी सारे हटा दूंगा, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉलम कौन से हैं? सर्वाइव सबसे पहले मेरे को चाहिए, इसी चीज को प्रिंट कर रहे हैं। पैसेंजर क्लास चाहिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेक्स चाहिए, वो भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एज भी जरूरी है, ठीक है। फिर आता है सिबलिंग स्पाउसेस, कि जो पर्सन आया था वो सिबलिंग्स और स्पाउसेस कितने लेके आया था, तो ये भी चाहिए। पेरेंट चिल्ड्रन भी चाहिए, ठीक है। फेयर भी चाहिए, ठीक है। एम्बार्क्ड की हमें एज सच नीड नहीं होती, ठीक है। एम्बार्क का बेसिकली मतलब होता है कि भाई वो जो पर्सन है उसने किस गेट से एंट्री ली थी, तो इसकी तो हमें नीड नहीं है, इसको हटा देंगे। क्लास ऊपर पी क्लास में हो गया, हु ऊपर सेक्स में हो गया, एडल्ट मेल भी ऊपर कवर हो गया, हमारा जेंडर भी है, एज भी है ना। डेक की अभी हमें नीड नहीं है, और डेक तो वैसे भी हम नहीं लेंगे, 77% डेटा मिसिंग है उसको, राइट, तो डेक भी नहीं लेंगे, ठीक है। एम्बार्क टाउन सेम चीज, कि भाई किस टाउन से वो शिप पे चढ़ा था, इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। अलाइव से फर्क पड़ता है, बट सर्वाइव ऊपर ले चुके हैं हम ऑलरेडी, सेम ही चीज है ना। और लास्ट में अलोन है वो या नहीं है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने इन सभी कॉलम को जिनसे फर्क नहीं पड़ता था नेक्स्ट स्टेप में उन सबको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, उन सब कॉलम्स को डिलीट कर दिया है, ठीक है। जो मैंने बनाया इन सब कॉलम को डिलीट करने के बाद नया डेटा सेट बनाया, उसका नाम मैंने दे दिया डेटा, और डेटा का हेड देख लिया तो मेरे पास ये डेटा बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो मेरे पास ना बाकी सब कुछ नंबर्स में है, सिर्फ जो सेक्स है वो मेल फीमेल में है ना। और जब भी मैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या एआई की बात करता हूँ, तो जो कंप्यूटर है ना मेरा वो सिर्फ नंबर समझता है, उसे टेक्स्ट समझ नहीं आता, तो उसे मेल और फीमेल नहीं पता क्या होते हैं, वो नंबर समझेगा, ठीक है। तो हम इस डेटा को ना एनकोड कर देते हैं, ठीक है। एनकोडिंग करने के मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, एक होती है मैपिंग, ठीक है, एक होती है डमिंग। डमिंग, डमिंग, DUMMING, ठीक है। जो मैपिंग होती है उसमें मैपिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई मैं मेल को 0 साइन कर दूंगा, फीमेल को 1 साइन कर दूंगा, जहां जहां पे मेल है वहां पे 0 आ जाएगा, जहां जहां पे फीमेल है वहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। डमिंग में क्या होता है कि भाई वो ना मेल या फीमेल एक पिक करेगा, ठीक है, एक कॉलम पिक करेगा, और उसमें जहां जहां पे पर्सन मेल है वहां पे ट्रू लिख देगा, बाकी जगह पे फॉल्स लिख देगा, ठीक है। तो जो मेरा मैपिंग वाला कंसेप्ट है ना, वो मेल फीमेल जैसे जेंडर वाले जो कॉलम्स है उनके लिए तो ठीक है, वर्क कर जाता है। बट मान लो मेरे पास कोई ऐसा कॉलम आ गया जिसमें 5 या 6 या 10 कैटेगरीज है, तो उसमें तो मैं मैप करते ही रह जाऊंगा, पूरा मैप बनाता रह जाऊंगा, है ना। तो जो मेरे पास दूसरा डमिंग वाला मेथड है ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने वही यूज किया है, मैंने पी डॉट गेट डमीज यूज किया है, ठीक है, डेटा के ऊपर अप्लाई कर दिया, और ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर दिया, मतलब कि जो मेरा सेक्स का कॉलम होगा उसको डिलीट कर देगा, और जो भी उसमें मेल फीमेल वाला अलग से कॉलम बनाना है सिर्फ उसको बनाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अगर आप डेटा देखो तो जो मेरा सेक्स का कॉलम था वो जा चुका है, ठीक है। सेक्स मेल बचा है मेरे पास, जिसके अंदर ट्रू है अगर मेल है, वरना फॉल्स है, ठीक है। तो समझ आइए मेरी बात। इन ट्रू फॉल्स को अब मैं 0 और 1 की तरह देख सकता हूँ, ट्रू इज 1, 0 इज फॉल्स, है ना। ये मेरा मॉडल अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटा की एनकोडिंग भी कर दी। डेटा की एनकोडिंग के बाद स्टैंडर्ड स्केल और पीसी पे अभी नहीं आते हैं, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। इसके बाद हमें सबसे पहला स्टेप करना होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी मेरा डेटा है उसको मैं ट्रेनिंग के लिए अलग कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए अलग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 70-30, 80-20, 90-10 किसी भी रेशियो में कर सकता हूँ, 50-50 कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास कंट्रोल होता है, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में अब ना रैंडमली मैं रोज को अलग नहीं कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है कि जो मैं ट्रेनिंग के लिए डेटा निकाल रहा हूँ और टेस्टिंग के लिए जो डेटा निकाल रहा हूँ उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहे, ठीक है। कि मान लो अगर मेरा ट्रेनिंग वाले डेटा का मीन 3 आ रहा है, तो टेस्टिंग वाले डेटा का मीन भी ऑलमोस्ट 3 आएगा, 2.9, 3.1 इतना ही जाएगा बस। सॉरी, हाँ उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब किया कैसे है, अब देखो, अब मेरे पास एक्स और वाई दो वैल्यू, अच्छा बीच में एक पार्ट छोड़ दिया मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने एक्स और वाई अलग अलग कर लिया है पहले, ठीक है।
एक्स आर द वेरिएबल्स, इनको हम बेस वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनके बेसिस पे प्रिडिक्शन होना है। ठीक है, एक्स इज दैट जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन होना है। मैंने कैसे निकाला, मैंने डेटा एन्कोडेड में से सर्वाइव्ड का जो कॉलम है वो ड्रॉप कर दिया है, उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, और जो y है दैट इज कि मेरे को क्या चीज प्रिडिक्ट करनी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव का कॉलम ले लिया मैंने। ठीक है, तो जो ऊपर वाला मेरा टेबल है, इसके अंदर अगर आप देखो तो टोटल कॉलम कितने हैं मेरे पास, 3 3 6 7 कॉलम है। तो एक सर्वाइव का कॉलम हटा के 6 कॉलम मैंने प्रिडिक्शन के लिए ले लिए, और एक कॉलम वो जो प्रिडिक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे आ रहा हूँ, तो भाई एक्स और वाई है, दोनों को ही टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए स्प्लिट किया जाएगा। तो मेरे पास रिजल्टिंग में 4 वेरिएबल्स आएंगे, वही 4 वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। इसके आगे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की एल्गोरिथम लगा दी, फंक्शन लगा दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने अपना एक्स और वाई दे दिए। ठीक है, उसके बाद टेस्ट साइज बता दिया कि भाई जो टेस्टिंग वाला डेटा होगा उसका साइज कितना होगा, मैंने 0.3 लिखा, दैट इज 30%। ठीक है, तो 70-30 के रेशियो में स्प्लिट होएगा ये। और उसके बाद लिखा है मैंने रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। ठीक है, रैंडम स्टेट का मतलब पता है आपको, पहले भी बताया था मैंने। रैंडम स्टेट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अलग अलग डाटा नहीं जाए, अगर हम ये करेंगे तो सेम डाटा अगली बार हाँ हाँ, रैंडम स्टेट 42 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि भाई 42 आईडी से मैंने इसे लिंक कर दिया बेसिकली। अब मैं जितनी मर्जी बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लूं, जो डेटा ट्रेनिंग में था वो ट्रेनिंग में ही रहेगा, जो डेटा टेस्टिंग में था वो टेस्टिंग में ही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा डेटा। ठीक है, अब मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए थी कि भाई मान लो मैंने एक बार डेटा स्प्लिट किया, उसके ऊपर मॉडल ट्रेन कर लिया, अब मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह इतनी अच्छी नहीं आई, तो मेरे को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। तो दोबारा दूसरे टाइम पे भी डेटा चेंज ना हो जाए, डेटा सेम रहे, इसलिए हम रैंडम स्टेट का यूज करते हैं। बात समझ आ रही है, कोई डाउट? उसके बाद बस मैंने एक्सट्रेन और ट्रेनिंग की शेप और टेस्टिंग की शेप देख ली। तो अब देखो 623 रोज मेरी ट्रेनिंग में चली गई है, और 268 रोज मेरी टेस्टिंग में आ गई है। ये कॉलम दोनों में 6 रहेंगे, क्योंकि मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई में एक ही कॉलम होता है। ठीक है, इतना समझ आया, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक कोरिलेशन हीट मैप है, इसकी मतलब मैं क्लास में कभी कुछ करा रहा हूँ तब मैंने बताया होगा मैं भी। हाँ, मतलब नहीं, कोरिलेशन हीट में तो बताया है मैंने क्या होता है, बता रहा हूँ कि इसकी मेरे को एज मशीन लर्निंग में ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। मैंने यहाँ पे मे भी कुछ मैं समझा रहा हूँ इसलिए बनाया हुआ है ये। ठीक है, हाँ मतलब वो चीज तो है ही, हीट मैप आप लोगों को देखना आता ही है। मैं ये बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग में इसकी नीड नहीं है मेरे को। ठीक है ना, मैं ट्रेन टेस्ट प्लॉट के बाद सीधा अपने मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मॉडल हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन के दो पार्ट्स भी होते हैं, रिज एंड लासो। ठीक है, इनको हम L1 और L2 भी कहते हैं। ठीक है, लेवल 1 लीनियर रिग्रेशन एंड लेवल 2 लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, जो बेस मेरा लीनियर रिग्रेशन होता है दैट इज लेवल 0 L0। ठीक है, तो बस 3 लेवल हो गए, L0 L1 L2। ठीक है, जिसमें मेरा जो लासो है दैट इज L1, रिज L2, और जो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन है दैट इज L0। ठीक है, ठीक है, नाम है इनके बस, तो 3 तरीके की रिग्रेशन है ना मेरे पास। हाँ, बेसिकली मेरे पास 3 तरीके के रिग्रेशन होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही लीनियर रिग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं, तो जो मेन लीनियर रिग्रेशन है उसको हम L0 भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेरे पास लासो होता है वो थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन से बेटर होता है, उसको हम इसलिए L1 बोलते हैं। और जो रिज होता है वो इन दोनों से थोड़ा सा बेटर होता है, इसलिए हम इसको L2 बोलते हैं। ठीक है, एक बार मेरे को इसमें कंफ्यूजन है, और रिज को ही L2 बोलते हैं ना, एक बार मेरे को ये कंफर्म करने दो। हाँ, सही बताया था मैंने, लासो इज L1, रिज इज L2, एंड जो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन है दैट इज L0। ठीक है, अब इसके अंदर जो देखो, जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्यूरेसी वगैरह मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि लीनियर जो डेटा होता है उसके अंदर एक्यूरेसी हमेशा ही अच्छी आएगी, चाहे मेरा मॉडल अच्छा हो चाहे ना हो, एक्यूरेसी काफी अच्छी आती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से जज करने के लिए हम यूज करते हैं मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, कि भाई प्रिडिक्शन करते हुए एरर कितने कॉज कर रहा है मेरा मॉडल। ठीक है, तो हमने वो भी इंपोर्ट कर लिया साथ ही।
ठीक है, अब तीनों को देखो, स्टेप सिंपल है, ट्रेन करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ट्रेन, प्रिडिक्ट, इवेल्युएट, ये चलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूं। मैंने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल डिफाइन किया, ठीक है, उसको डॉट फिट किया, मतलब मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर, ट्रेनिंग वाले डेटा के ऊपर ट्रेन कर दिया। अब मैंने वाई प्रेड के अंदर इससे प्रेडिक्ट करवा लिया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट है। ठीक है, उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है, तो मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर लगा के वाई प्रेडिक्शन और वाई टेस्ट, मतलब जो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्शन दिए और जो एक्चुअल वैल्यूज थी उनको इवेल्युएट करा लिया। इससे मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाता है। समझ आया? उसके आप नीचे देखोगे, सेम मैंने रिज के साथ किया है, सेम मैंने लासो के साथ किया है। ठीक है, रिज और लासो में एक चीज आप डिफरेंट क्या नोटिस करोगे कि भाई ना, इसके ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू दी हुई है ना। अल्फा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि भाई, अब देखो जैसे ना सर्वाइव्ड है, जो मेरे को प्रिडिक्शन देना है, सर्वाइव्ड इज 0 और 1, तो सर्वाइव नहीं किया या किया। ठीक है, तो जो अल्फा है ना, दैट कंट्रोल्स द बाउंड्री बिटवीन दीज टू। सॉरी, 1 और 0 के बीच में दो नंबर, मतलब तो 0 और 1 उनमें से कौन सा है? हाँ, बेसिकली आप सही कह रहे हो, समझाने का तरीका ये होगा कि उसके बीच ना बाउंड्री है, या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, हमें बीच का तो कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो ये ना स्ट्रिक्टनेस मेजर करता है कि भाई 0 और 1 में डालना है, बीच की भी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं जो अल्फा है इसको जितना छोटा रखूंगा, 0.1 से छोटा तो कर नहीं सकता, मतलब 0.01 डेफिनेटली कर सकता हूँ, बट उतना सेंस नहीं बनाता फिर वो। ठीक है, तो हम 0.1, 0.2, 0.3 इसी तरीके से वैल्यू देते हैं इसकी। ठीक है, तो मैं इसको जितनी छोटी वैल्यू दूंगा, ये उतना ज्यादा बेसिकली स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि या तो 0 करना है या 1 करना है। अब मैं इसको बड़ी वैल्यू देता हूँ तो फिर वो बीच के नंबर भी देना शुरू कर देता है, और हमें क्योंकि बीच के नहीं चाहिए थे, मेरे को या तो 0 चाहिए या 1 चाहिए, तो मैंने इसको 0.1 दिया हुआ है ताकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री मेंटेन करे। ठीक है, सेम चीज मैंने रिज में भी करी है, सेम चीज मैंने लासो में भी करी है। ठीक है, इन दोनों के भी एमएससी कैलकुलेट कर लिए, मीन स्क्वायर्ड एरर्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, लास्ट में तीनों की मीन स्क्वायर्ड एरर प्रिंट होके आ गए, है ना। मेरा लीनियर रिग्रेशन है, उसका 0.13 आया है, 13463, मतलब बहुत ज्यादा, देखो रिज और लीनियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लासो तो बहुत ज्यादा बेकार परफॉर्म कर ही रहा है, उसका तो एरर बहुत ज्यादा है। ठीक है, लीनियर और रिज में वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट पॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो लास्ट में थोड़ा सा 6-3 है, 4-6-3, और लीनियर के अंदर और रिज के अंदर 4-6-4 है, तो लीनियर थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तीनों को, तो सबसे बेटर हमारा लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, एक्चुअली ये तीनों ही रिजल्ट इन रेलिवेंट है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज बिल्ड फॉर लीनियर डेटा। ठीक है, और जब डेटा वो लीनियर तो है नहीं, एक्चुअल में तो लीनियर डेटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट। तो इस वाले डेटा के ऊपर हम इन तीनों में से ही कोई नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, एक्चुअली जो मॉडल हमारा बनेगा वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बनना स्टार्ट होगा। इतना समझ आया पार्ट? कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट? अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, कुछ डाउट? ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली ना यहीं पे एंड करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम का आई नो थोड़ा सा वो है, मैं आगे करवा दूंगा, बट फिर वही है कि प्रिंस का भी सब कुछ छूटेगा, और जो एक और बचा है ना उसका भी सब कुछ छूटेगा, या तो हम फिर ट्यूसडे को रिपीट करेंगे, मैं करवा देता हूँ आगे, फिर रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जो मेरा मॉडल था दैट इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा मॉडल आता है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, आप एक काम करना, आपको अभी मैं ट्राई करता हूँ, जितना हो सकता है उतना करवा देता हूँ, फिर या तो आप लोग ट्यूसडे को आना, रिपीट कर लेना, या फिर प्रिंस को जरूर भेज देना। ठीक है, ताकि उसका वीडियो वाला कंटेंट कंप्लीट हो जाए। हाँ ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम करेंगे, जो अब मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हम ट्यूसडे से, यहाँ से हम रिपीट करेंगे ट्यूसडे को। ठीक है ना, तो जो नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, क्या मशीन लर्निंग आप लोगों ने तो बहुत किया हुआ है, तो बहुत कम टाइम लगेगा, एक हफ्ते में हो जाएगा। हाँ, मतलब अच्छा, हम तो 6 दिन हो रहे हैं ना, हाँ तो फिर तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, ये हम 2 क्लासेस और में मैक्सिमम खत्म कर देंगे। मैं कह रहा हूँ 2 क्लासेस और में खत्म कर देंगे। हमारा गोल है कि इस महीने में कोर्स खत्म कर लेने का, कि मई के एंड तक तो एआई वाले पार्ट तक हो जाए। हाँ, क्योंकि 20 दिन है, 20 दिन में से 4 दिन के ऑफ रहेगा सिर्फ मंडेज का। हाँ, मशीन लर्निंग का कर रखा है, डीप लर्निंग भी काफी सारा कर रखा है, उसके बाद एआई तो बचता ही है बस। करेंगे तो हम शुरुआत से ही, मैं कह रहा हूँ करेंगे तो हम शुरुआत से ही, बट उसके बाद फिर सिर्फ एआई बचता है ना। तो हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की।
ठीक है, कौन सा जो हमारे तो आपके वाला था? 2 क्लासेस बची हैं उसकी। हाँ मतलब ट्यूसडे और वेंसडे को एक एक क्लास और होगी, फिर खत्म हो जाएगा वो। उसमें से जो वो थे कनिका और दक्ष, वो तो 10 बजे आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं वो। बताओ से क्या से ठीक, अच्छा वो, हाँ वो उसका खत्म हो जाएगा भाई, बताओ के वो अकेला ही है, उसका भी खत्म हो जाएगा एक क्लास या 2 क्लास में। तो फिर कितनी बार कर लिया था देखो एक ही बार कर रहा है वो। एक ही बार हाँ मतलब सारी चीजें एक ही बार ही कर रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं किया उसने। नहीं अभी कहाँ। शादी होगी नहीं। ठीक है, तो जो अगला मॉडल हम पढ़ रहे हैं दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से जो मॉडल्स मेरे पास आते हैं, जो एल्गोरिथम्स मेरे पास आती हैं, ये एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि ना रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रियल वर्ल्ड में नॉन लीनियर डेटा होता है, एंड जितनी भी एल्गोरिथम्स अब मैं पढ़ूंगा वो सारी नॉन लीनियर डेटा के लिए ही डिजाइंड होती है। ठीक है, इसमें ना कुछ टर्म्स होते हैं, एक बार मैं आपको टर्म्स थोड़े से क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग आता है। ठीक है, पता है डिफरेंस? एक तो अपने आप आसपास के ले लेता है क्या होता है वो? इतना पता वो अपने आसपास के अगर आपको क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिफरेंस बताना है तो बताओगे तो सही, आप बोल सही रहे हो, बट ये जो बोल रहे हो ये है क्या, क्लासिफिकेशन है क्लस्टरिंग है? हाँ, ये तो बता रहा हूँ, बस ये तो पूछा था। अपनी मर्जी से बना बिल्कुल, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं हाँ, दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास 2 टर्म्स और होते हैं, एक को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सुपरवाइज लर्निंग, और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस है? अनसुपरवाइज लर्निंग वही क्लस्टरिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम सुपरविजन नहीं कर रहे, वो अपने आप क्लस्टर्स बना रहा है ना। और सुपरवाइज लर्निंग हम उसे कैटेगरीज दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, सिंपल से टर्म्स है। ये टर्म्स ना लाइक इंटरव्यू वगैरह में क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिफरेंस की जगह पे वो पूछ लेंगे सुपरवाइज एंड सुपरवाइज में बताओ, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है ना। तो हाँ, अब अगला, अब हम आते हैं अगले मॉडल के ऊपर विच इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉगरिथमिक स्केल फॉलो किया जाता है। ठीक है, लीनियर में तो स्ट्रेट स्केल था। ठीक है, अब हम लॉगरिथमिक स्केल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जितना ज्यादा चेंज होएगा एक डेटा पॉइंट से दूसरे डेटा पॉइंट पे जाने पे, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा मॉडल में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत छोटा सा चेंज है तो मॉडल में बहुत छोटा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है तो मॉडल में बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड यहां से जो मेरे मॉडल ट्रेन हो रहे हैं वो एक्चुअली सही प्रिडिक्शन देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो प्रोसेस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी, वो भी वही है। हमने मॉडल डिफाइन किया, ट्रेनिंग करी, प्रिडिक्शन करवाया, इवेल्युएट किया। अब इसमें 2 चीजों का डिफरेंस है। जब मैंने मॉडल डिफाइन किया तो डेफिनेशन के टाइम पे मैंने मैक्स आइट्रेशन दिया हुआ है उसे। ठीक है, मैंने मैक्स आइट्रेशन दिया हुआ है। 500 बार करता है हाँ, वो हर एक डेटा पॉइंट को 500 बार जज कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 500 पे एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, इसमें ना सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब प्लेटो ग्राफ होता है इसका, कि आप बढ़ाते चले जाओगे तो जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, बट एक पॉइंट के बाद फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप अगर बढ़ाओगे भी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 500 यहाँ पे वो पॉइंट था, और आप इसे कम करोगे तो मॉडल की एक्यूरेसी गिर जाएगी, बट इसे बढ़ाओगे तो मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी नहीं। गेटिंग पॉइंट? समझ आया? ठीक है, अब भाई हमने यहाँ पे मॉडल को डिफाइन किया, सबसे पहले हमने डॉट फिट करके मॉडल को ट्रेन कर लिया। ठीक है, अब इसके ना हमने उसके बाद प्रिडिक्शन करवा लिए। ठीक है, जो हम इसको जज करेंगे, जो इसकी वैल्यूएशन करेंगे, वो हम एक्यूरेसी एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेसी आपको पता है कि भाई कितने मेरे मॉडल ने सही बताए, और एक्चुअली कितने जो थे डेटा वो क्या है, उस वो एक्यूरेसी होती है। सिंपल, जैसे हम आपके एग्जाम्स को मार्क करते हैं सेम वैसे तरीके से। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कि भाई एक 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है मेरे पास, उसमें से कितने पॉजिटिव है, मतलब कितने सही हैं जो मॉडल ने भी सही बताए हैं, कितने गलत हैं जो मॉडल ने भी गलत बताए हैं, और इसमें कंफ्यूजन क्या है उसकी वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो हमने जब कोड लिखा, अच्छा मैंने रन नहीं कर रखा है, मैं रन कर लेता हूँ एक बार, मिनट दो। आपके में भी रन नहीं होगा मेरे ख्याल, रिजल्ट नहीं होगा ना उसका? आपके में रिजल्ट है जो मैंने फाइल भेजी थी उसमें है नहीं? अच्छा हमने रन, हाँ रन कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा।
हाँ रन कर दो, वहां तक तो चली जाएगा सीधा, हाँ लॉस रिग्रेशन तक तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर एरर आ सकता है कहीं पे। हाँ, 20 पे आ जाएगी। फिनिश करेंगे सारे का। अब रन नहीं है। नहीं मैं वहीं तक रन करूंगा ना जहाँ तक करना है, मैं पूरा रन ऑन कर क्यों करूंगी फालतू में। रेजोल्यूशन आ दिखता है 17 18 41 क्या हो गया? डिस्कस, ठीक है। तो जब हम लॉस रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स नीचे देखो इस तरीके की दिखती है, जो 139 79 18 और 32 ये दिख रहा है, ये होती है आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर जो 139 है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप देखोगे, और मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, देखो इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आता है, इसे कहते हैं ट्रू पॉजिटिव, मतलब जो सर्वाइवल एक्चुअली किए और मेरे मॉडल ने भी उनको सर्वाइवल ही बोला, ठीक है। यहाँ पे आता है ट्रू नेगेटिव, जो सर्वाइव नहीं किए थे मॉडल ने भी मना ही किया, ठीक है। यहाँ पे आता है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, कि भाई जो सर्वाइव नहीं किए थे मेरे मॉडल ने उसको बोला सर्वाइव कर गए। और यहाँ पे आता है फॉल्स नेगेटिव, जो कि सर्वाइव नहीं किए थे, बट नहीं, फॉल्स नेगेटिव ना, जो सर्वाइव किए थे बट मेरे मॉडल ने बोला नहीं किए, फॉल्स नेगेटिव है ना, ठीक है, क्लियर। ये होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और आप इसके बेसिस पे इस वाले को जज करो, तो 139 ऐसे हैं जो कि सर्वाइव किए थे, मेरे मॉडल ने बोला सर्वाइव किए, 79 ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं किए थे, मेरे मॉडल ने भी बोला सर्वाइव नहीं किए, ठीक है। और 32 और 18 है, इसके बीच में उसे कंफ्यूजन थी, ठीक है। 18 इज फॉल्स पॉजिटिव, बेसिकली ऐसे लोग जो सर्वाइव नहीं किए थे मेरे मॉडल ने बोला सर्वाइव किए हैं, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव, जो कि सर्वाइव किए थे मेरे मॉडल ने बोला सर्वाइव नहीं किए हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो कुछ ना कुछ नंबर आपका फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में आएगा ही आएगा। आपको यहाँ पे देखना क्या होता है कि भाई जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ऐसा ना हो कि एक दो ही मेरे फॉल्स पॉजिटिव में आ रहे हैं और 50 मेरे फॉल्स नेगेटिव में आ गए हैं, ठीक है। तो वहां पे मेरा मॉडल बायस होने लग जाता है, ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। सेम तरीके से मैंने इसके बाद अगला मॉडल भी किया है, विच इज डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी पता है आप लोगों को क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्या होता है? आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है क्या? नहीं, लॉ से उसके नीचे आ गए। अरे हमने ये स्टैंडर्ड स्केलिंग पाइपलाइनिंग वगैरह बाद में करी है ना। याद है कि पाइपलाइनिंग हमने बाद में करी थी? ये ट्री ट्री टाइप का था कुछ। हाँ बताओ। बताया था मैंने। बताया, मैंने तो बताया ही था, आप बताओ। क्या हो सकता है? देखो आप ये मत सोचो कि मैंने क्या बताया था क्या नहीं, आप सिर्फ इसके नाम से गेस करने का ट्राई करो कि भाई क्या कर रहा होगा। क्योंकि देखो लॉजिस्टिक रिलेशन वगैरह जो नाम है वो तो नाम से कुछ भी इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल है, बट जो डिसीजन ट्री है उसके नाम में ना ऑलरेडी वो एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रही है वो पूरा समझ आता है। पेड़ के हिसाब से। पेड़ के हिसाब से क्या होता है? क्या? जैसे कि केमिस्ट्री होता है, एक हाँ चीज चली जाती है। हाँ इसमें भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ऐसा सही है, बट क्या ऐसा था? हाँ ऐसा ही होता है ये भी, बट एक्चुअली काम कैसे करता है, एल्गोरिथम क्या है, वो तो आपने शेप बता दी ना कि ऐसा दिखता है। एल्गोरिथम क्या है वो सोच सकते हो? क्या कर रहे हो? चलो आप गूगल से पढ़ के समझा दो। आगे समझ बताओ। एज है।
एज है, ठीक है। उसमें वो एक स्टूडेंट है, उसकी जो एज है उसके हिसाब से प्रिडिक्शन की एज स्टूडेंट और उसकी इनकम कितनी है। अच्छा, स्टूडेंट स्टूडेंट अच्छा है नहीं, इनकम मीडियम हो रहा है। दोबारा पढ़ लो, तुम्हें समझ नहीं आया अभी भी। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप एग्जांपल दे रहे हो, एल्गोरिथम बताओ मेरे को, एल्गोरिथम क्या है? मैं बताऊं? ठीक है। और जो डिसीजन ट्री है, अगर आप इसका नाम देखो तो आप इसको नाम में दो अलग अलग वर्ड समझ आ रहे हैं, एक डिसीजन एक ट्री। ठीक है। ट्री जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है कि भाई टॉप पे सिंगल पार्ट, फिर नीचे आते हुए एक्सपैंड होता चला जाता है। ठीक है। तो अगर हम उसको एक्सपैंडिंग देखें तो भाई ऐसे ही होगा, पहला जो पार्ट होगा उसमें से दो निकलेंगे, जो दो नोड्स होंगे उसके दो पार्ट बनेंगे, इसी तरीके से एक्सपैंड होता है ना? तो अभी दो निकल रहे हैं ना, दैट इज अ डिसीजन ग्राफ। ठीक है। मतलब एक ट्रू साइड होगी, एक फॉल्स साइड होगी। तो हमारा ऊपर जो भी पैरामीटर है, ठीक है, जो भी कंडीशन है, वो अगर ट्रू हुई तो इधर मूव कर जाएंगे, फॉल्स हुई तो इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है। आगे हम जिस नोड पे आएंगे उसमें अगेन कोई कंडीशन है, वो फिर ट्रू फॉल्स के हिसाब से मूव कर जाएंगे। और ऐसे मूव करते करते ना लास्ट में जब हम आते हैं तो लास्ट में हमारे पास प्रिडिक्शंस होते हैं, जैसे अभी सर्वाइवर के लिए बात कर रहे हैं तो 0 1 0 1 होगा जगह जगह पे। ठीक है। तो ऐसे मूव करते करते हम या तो 0 पे लैंड होंगे या 1 पे लैंड होंगे, जिस पे भी लैंड होंगे वो हमारा प्रिडिक्शन हो जाता है। आई बात समझ? आ रही आपकी एज स्टूडेंट मीडियन में जो भी बोल रहे थे? वो गलत नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो लिखा क्या है। ठीक है। एल्गोरिथम समझ आई किस तरीके से वर्क कर रही है? ठीक है। सिंपल इफ एल्स वाली बात हो जाती है ये। ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो इधर चले जाओ, नहीं हो रही तो इधर चले जाओ, और बार बार सेम चीज रिपीट होती है, लास्ट में आप एक डिसीजन के ऊपर लैंड कर जाते हो। ठीक है। तो वही होता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है। इसके बाद मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट आता है। रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री पे ही बेस्ड एल्गोरिथम है। ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट गेस कर सकते हो क्या होगा? मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि डिसीजन ट्री के ऊपर ही बेस्ड एल्गोरिथम है। अगला होगा ना, ये रहा। ये अपनी मर्जी से करता हो क्या? क्लासिफायर, अपनी मर्जी से करता हूँ क्लासिफायर। अपनी मर्जी से कैसे करेगा? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, डिसीजन में ट्री है ना, इसमें फॉरेस्ट है, बहुत सारे ट्री मिलके फॉरेस्ट बनाते हैं। आप कुछ बता सकते हो? उसमें एक इसमें सारे को डिसीजन दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबको डिसीजन लिया जाएगा, सही तो बोल रहा है। अच्छा, तो मना क्यों कर रहे थे? देखो, रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे डिसीजन ट्री में एक ट्री की बात कर रहा था मैं, अब यहाँ पे ना हजारों ट्री होते हैं मेरे पास। मतलब हजारों तो बोलने वाली बात है, 50 60 ट्रीज ही लेते हैं हम, क्योंकि जितने ज्यादा हम नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। ठीक है। तो जितने भी हम ट्रीज ले रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ डिसीजन देंगे। ठीक है। और उनमें से हम दो तरीके से फाइनल डिसीजन डिसाइड करते हैं। ठीक है। पहला होता है मेजोरिटी के बेसिस पे, कि भाई 50 ट्री थे, मान लो 40 ने एक डिसीजन बोला, 10 ने अलग बोला, तो जो 40 ने बोला था वो हम फाइनल डिसीजन मान लेते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा हम करते हैं मीन के बेसिस पे, कि भाई अब 0 1 0 1 बताएंगे, ये सब लोग 0 1 0 1 बताएंगे। ठीक है। तो मैं इसका मीन निकाल दूंगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, राइट, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, है ना? अब मैं उसको देख लूंगा कि अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है वो, तो मैं 1 बोल देता हूँ फाइनल डिसीजन, और 0.5 से छोटी वैल्यू आ रही है तो 0 बोल देते हैं उससे फाइनल डिसीजन। ठीक है। राउंड ऑफ कर देते हैं बेसिकली, उससे मेरा फाइनल डिसीजन आ जाता है, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट। आई बात समझ? क्लियर है? एक बार इसका कोड भी साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है। डिसीजन ट्री में दो ही पैरामीटर्स होते हैं मेरे पास, मैक्स डेप्थ और रैंडम स्टेट। रुको, सॉरी। हाँ, इसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, मैक्स डेप्थ एंड रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट पता है आपको, कि भाई जो कंडीशंस एक बार उसे बिल्ड करी, हर बार सेम कंडीशंस रखे वो। ठीक है। मैक्स डेप्थ का मतलब है कि हम ना उसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले से 2 पे स्प्लिट हुआ, दैट इज डेप्थ लेवल 1। ठीक है। फिर 2 से वो 4 पे स्प्लिट होगा, दैट इज लेवल 2। तो मैं ऐसे कितनी डेप्थ तक जाना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे नन छोड़ा है, नन का मतलब होता है कि जितना मर्जी लंबा तुम जाना चाहो उतना लंबा जा सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता तो 4 लेवल होते, 5 लिखता 5 लेवल होते, एक लिखता एक ही लेवल होता। ठीक है। क्लियर है? अब क्योंकि ये एल्गोरिथम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है तो नन छोड़ने में मेरे को कोई इशू होता नहीं है। ठीक है। बाकी एल्गोरिथम सेम ही है, बाकी कोड सेम ही है, मॉडल डिफाइन किया, ट्रेन किया,
प्रिडिक्शन लिए, इवेल्युएट कर लिया, है ना, सेम लॉजिक जैसा ही है ना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रैंडम फॉरेस्ट पे। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में रैंडम स्टेट है और एस्टिमेटर्स है। ठीक है, रैंडम स्टेट आपको पता ही है, एन एस्टिमेटर्स होता है नंबर ऑफ ट्रीज बेसिकली, कि भाई इसके अंदर ना कितने नंबर ऑफ ट्रीज रखना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 50 रखा है, मतलब 50 अलग अलग डिसीजन ट्री बनेंगे, उनके जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, दैट इज माय रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, अरे स्पीड से चलेंगे तो मशीन लर्निंग आज ही खत्म हो जाएगा। सही, क्या रिपीट भी तो करवाना है सारा मेरे को। नहीं, द पॉइंट इज कि मैं अभी तो स्पीड में चल पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट प्रिंस ने या फिर जो दूसरा स्टूडेंट आएगा उसने पढ़ा नहीं हुआ है ना। हाँ, तो मैं उस चीज की मना नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ। मशीन तो दूसरी बार कर रहे हो नहीं, रिपीट कम किया था मैं मशीन में, नहीं मेरे हिसाब से मैंने जितना लग रहा है दूसरी बार ही हो रहा है। हाँ, मैं छुट्टी में था हाँ, मैं छुट्टी गया, मैं बीच में छुट्टी नहीं गया, मुझे लगता है मैं छुट्टी नहीं छुट्टी मारी फिर मैं अगर शुरू में आप तो बोले अगर याद भी नहीं है कब करी थी, मैं तो पूछना है मत। इस महीने में छुट्टी मारी हाँ वाला रहते थे ना छुट्टी कर हाँ तो मैं अच्छा, हाँ, डीप लर्निंग का पार्ट है वो, डीप लर्निंग के टाइम पे था वो। हाँ, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर भी समझ आया, कोई डाउट नहीं। लास्ट यार को बताओ क्या चीज, क्या इसमें एक्यूरेसी आई किस चीज की बात कर रहे हो। किसी नहीं रैंडम फॉरेस्ट में रैंडम फॉरेस्ट में, हाँ, एक्यूरेसी आई अच्छा ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अच्छा, ये ना हमारे पास बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ना देखो, सिर्फ एक्यूरेसी निकालना इनफ नहीं होता हमारे लिए कभी भी, क्योंकि एक्यूरेसी ना बहुत ज्यादा बार फेक भी हो सकती है। एक मॉडल बायस हो सकता है, और बायस होकर भी वो एक्यूरेसी अच्छी खासी दे सकता है। तो सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे ना एक मॉडल को जज करना लाइक इनफ नहीं है। तो हम ना 4-5 अलग अलग मैट्रिसेस की बात करते हैं। ठीक है, मेजरली हमारा 4 मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्यूरेसी देखते हैं। ठीक है, एक F1 स्कोर देखते हैं। ठीक है, एक AUC वैल्यू देखते हैं, और एक क्रॉस वैलिडेशन स्कोर देखते हैं। ठीक है, 4 होती है मेरे पास। ठीक है, और जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज की हुई है वही F1 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए वो यूज की जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्रिसीजन एंड रिकॉल के बेसिस पे F1 स्कोर कैलकुलेट होता है। तो आप जब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ये 3 वैल्यूज हमें दी होती है, हमारे लिए काम की F1 स्कोर वाली वैल्यू होती है। बट जब इन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो पढ़ेंगे कि भाई प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल कैसे क्या होता है, और इनके बेसिस पे F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वही वाला पार्ट है। एक्चुअली आप समझ रहे हो ना कि मेरे पास ऑलरेडी कोड सारा लिखा हुआ है, मैंने आपको दे दिया है, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है उस वजह से। मतलब जब मैं करवाऊंगा, जब मैं मतलब प्रॉपर कोड लिखवाता, तो फिर ये चीज मैं बाद में ऐड करता ना इसमें, गेटिंग अ पॉइंट। तो इस वजह से अभी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को छोड़ दो, हमारे पास मैट्रिसेस वाला पूरा अलग से टॉपिक आएगा, तब हम इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट कर लिया। इसके बाद मेरे पास एक एल्गोरिथम बचती है विच इज कॉल्ड SVM, सॉरी। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, अब जितनी भी एल्गोरिथम्स आप अब तक पढ़ते आए हो ना, वो काफी सिंपल सिंपल एल्गोरिथम्स थी। ठीक है, वो आप रियल लाइफ से यू कैन से कनेक्ट करके उसको समझ पा रहे थे, है ना, ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन सबसे कनेक्ट करके आप उसको समझ पा रहे थे। जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो जाती है। ठीक है, सॉरी, अरे एक्चुअल एल्गोरिथम का नाम SVM है एक्चुअल। हाँ, जो एक्चुअल एल्गोरिथम है ना, दैट इज कॉल्ड SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं अलग अलग। तो हम सपोर्ट वेक्टर कंट्रोल मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसका नाम SVC होता है। ठीक है, अब SVM को समझने के लिए आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि भाई हमारे पास ना अब इसके अंदर फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप ना डेटा को एज अ इमेज अंडरस्टैंड करो। ठीक है, कि आपका जो भी डेटा है, हाँ, वो चीज आती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक्चुअली हम अभी भी टेक्स्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं।
ठीक है, बट समझने के लिए इसको पिक्चर के एग्जांपल से समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब मान लो आपके पास ना एक कोई इमेज है, ठीक है, इमेज कह लो या फिर कार्ड कह लो या शेप कह लो, एक ए कटआउट है आपके पास, ए बी सी ऐसे आपके पास अल्फाबेट्स का कटआउट है। ठीक है, तो अब मेरे पास कर्नल्स बन सकते हैं। कर्नल्स क्या होते हैं? कर्नल्स बेसिकली कि भाई, इसको ना ड्रॉ करके समझाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, अब मेरे पास सबसे पहली चीज क्या है, इस तरीके की शेप्स हैं। ठीक है, ए बी सी, इस तरीके की शेप्स है। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास कर्नल्स है। कर्नल्स आर बेसिकली फिल्टर्स। देख लो, जैसे ए के लिए फिल्टर हो गया, इससे सिर्फ ए ही क्रॉस कर पाएगा, बी क्रॉस नहीं कर पाएगा, सी क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे एक फिल्टर मेरे पास ये वाला हो सकता है, इसे सिर्फ बी ही क्रॉस कर पाएगा, ए इधर उधर अटकेगा, है ना। तो दीज आर कॉल्ड कर्नल्स। ठीक है, जो मेरे पास ये थे, दिस इज डेटा, दिस इज डेटा एंड दीज आर कर्नल्स। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन में होता क्या है कि वो जो सारे डेटा को ना हर एक कर्नल से पास करने का ट्राई करता है। तो सारे डेटा को हर एक कर्नल से पास करने का ट्राई करता है। और कर्नल ना, आप ये मत समझो कि भाई जैसे ए का कर्नल है तो वो एक ही कर्नल सिर्फ रखा होगा उसमें से पास करेगा। वो ए के आगे बी स्टैक कर सकता है, बी के आगे सी भी लगा सकता है, सारे कर्नल स्टैक भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली तो एबीसी नहीं है ना, एक्चुअली तो डेटा डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। तो वो कर्नल्स को स्टैक भी कर लेता है। ठीक है, अब उसने बेसिकली इस तरीके से एक फिल्टर बना लिया। इस तरीके से उसने कलर को स्टैक्स कर करके एक या दो या तीन जितने भी बनने हैं उतने फिल्टर बना लिए। ठीक है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब जब मेरे पास डेटा आएगा, जो डेटा उस कर्नल से पास हो पा रहा है उसको या तो वन असाइन कर देगा वो, या जीरो असाइन कर देगा। तो बेसिकली क्या हुआ, जो उस कर्नल से पास हो पा रहा है दैट इज वन, जो पास नहीं कर पा रहा दैट इज जीरो। गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई उसने ना एक बाउंड्री सेट कर दी कि अगर एक पर्सन ये सारी क्वालिफिकेशन मीट करता है तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, और इसमें से किसी में भी वो फेल होता है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एसवीएम इस तरीके से वर्क करता है, जो भी इस बाउंड्री के ऊपर होगा वो सारे वन हो जाते हैं। बेसिकली जो भी इस फिल्टर को क्रॉस करेगा दैट इज वन, वो सर्वाइव करेंगे। जो इसको नहीं क्रॉस कर पा रहे वो सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। और आरबीएफ में क्या ले रहे हैं? कर्नल का नाम है आरबीएफ। हमारे पास पॉलिनोमियल कर्नल होता है, एक सिंगल वाला भी होता है, सिंगल वाले का मैं नाम भूल गया हूँ। बेसिकली ना हमारे पास लेवल्स ऑफ कर्नल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, तो जो यहाँ पे मान लो सिर्फ ए है, ठीक है, सिर्फ जो ए का कर्नल है, मैंने सिंगल बोल लिया। ठीक है, तो उसका सिंगल वाला, मैं सिंगल वाले का नाम भूल गया हूँ, उसका भी ऐसे कोई नॉमियल करके कुछ ना, नॉमिनल या ऐसा कुछ नाम होता है उसका। आपने तीन डाले हैं। हाँ, तीन तरीके के होते हैं, वही बता रहा हूँ। तो सिंगल वाले का मैं नाम भूल गया हूँ। तो सिंगल वाले में बेसिकली एक कर्नल लगता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में मल्टीपल कर्नल लगते हैं बट इंटरलिंक्ड। ठीक है, इंटरलिंक्ड कैसे, कि भाई ए के बाद बी आ रहा है तो मतलब सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, या फिर ए के बाद कोई ऐसा आ रहा है जो ए को थोड़ा सा श्रिंक्ड वर्जन है या थोड़ा सा एनलार्ज वर्जन है उसका। करिए पॉइंट, इंटरलिंक्ड आ रहे हैं कि जो अगला कर्नल होगा वो पिछले वाले पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और आरबीएफ होता है मेरे पास। ठीक है, रेडियल बायसिस फंक्शन में होता है इसका नाम। ठीक है, इसके अंदर रैंडम कर्नल्स, कोई भी कर्नल जितने मर्जी आ सकते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ एक गोल होता है कि जो प्रिडिक्शन हो वो एक्यूरेट हो, जो डेटा उसमें से पास कर रहा है वो एक्यूरेट हो। और जब भी मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर वर्क करता हूँ ना, जैसे टेक्निकल डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, इसके अंदर एज भी है, कहाँ पे वो क्या फेयर पे किया, सब कुछ है, हर एक का मतलब अलग अलग बनता है, हर एक का सेंस अलग अलग बनता है, राइट। तो इसलिए हम आरबीएफ यूज करते हैं अगर मेरे पास सिंपल सा हो कि भाई मान लो मेरे पास एजेस है और मेरे को एक मॉडल ट्रेन करना है जो कि बता सके कि भाई ये एडल्ट है या नहीं है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिंगल कर्नल भी यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ एक थ्रेशोल्ड सेट कर देगा कि भाई 18 से ऊपर वाले एडल्ट हुए, नीचे वाले एडल्ट नहीं हुए। तो उसने एक सिंपल 18 का कर्नल लगा दिया, एक कर्नल बन गया उसमें सिर्फ, है ना। या फिर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो भाई लेयर्स हो सकती हैं कि जैसे मेरे को लेट्स से जज करना है कि क्या ये पर्सन एक पॉलिटिशियन बन सकता है। ठीक है, तो कैसे जज होगा, सबसे पहले होगा कि भाई क्या वो लीगल एज में है, 18 से ऊपर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्या वो पॉलिटिशियन बनने की एज में है, 22 या 25 समथिंग होती है आई गेस, है ना। दूसरा कर्नल ये हो सकता है। तीसरा कर्नल क्या उसके पास इनफ सपोर्टिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कर्नल्स हो गए। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो
आगे वाला कर्नल है वो पीछे वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बीच में कोई भी एक कर्नल फेल होता है तो उसके आगे सारे फिर फेल ही होते चले जाएंगे, है ना। मान लो पहले कर्नल फेल हो गया कि वो लीगल एज में ही नहीं है, तो वो फिर सपोर्टिंग मेंबर्स वगैरह का क्या ही करेगा। गेटिंग पॉइंट कि जो पिछला कर्नल है उससे लिंक्ड होते हैं सारे, ठीक है। जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आरबीएफ, उसके अंदर कोई लिंकेज वगैरह ऐसा नहीं होता। उसका मेन गोल इज कि अगर एक पर्सन ये सब कुछ पास कर रहा है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले वो एज में चेक कर सकता है कि भाई इससे छोटा इससे बड़ा, ठीक है, फेयर इतना दिया था या इससे कम दिया था या कितना दिया था। तो कर्नल्स आपस में लिंक्ड नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। क्यों यूज क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि सपोर्ट वेक्टर मशीन बाय डिफॉल्ट ना एक कंसेप्ट है, वो कोई एल्गोरिथम नहीं है। सपोर्ट वेक्टर मशीन बाय डिफॉल्ट एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एल्गोरिथम है एसवीसी, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने भाई एसवीसी इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें इंपोर्ट कर रखी है वैसे तो, ठीक है। वो मैट्रिसेस वाला टॉपिक भी करा रखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने सबसे पहले अपना मॉडल इंपोर्ट कर लिया, एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए एक्यूरेसी इंपोर्ट कर ली, एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट कर लिया, मॉडल डिफाइन किया, मैंने सी वैल्यू बताई, कर्नल बताया, रैंडम स्टेट बताया, बता रहे हैं अभी। रैंडम स्टेट पता है आप लोगों को, कर्नल समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। सी वैल्यू इज कर्नल के बीच की बाउंड्री, ठीक है, कि भाई कर्नल कितना स्ट्रिक्ट होगा। कि भाई मान लो एज वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि एज 18 से 18 की एज का कर्नल है, ठीक है, वो 18 वालों को आगे जाने देता है, पीछे बाकियों को रोक देता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सी वैल्यू कंप्लीटली अलग है। वो आप जो ऊपर वाले था ना अल्फा वाला वैल्यू थी जो, वो उसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। सी वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि जो कर्नल हुआ, ठीक है, 18 का कर्नल है, 18 की एज का कर्नल है, 18 वालों को 18 या 18 से ऊपर वालों को आगे जाने देता है, बाकियों को रोक देता है, ठीक है। सी वैल्यू 1 होने का मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। तो मतलब अगर 18 का मान लो कर्नल है तो 17 को जाने देगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि 16 15 को भी जाने दे रहा है, ठीक है। और मैं सी की वैल्यू 100 कर देता, ठीक है, तो वो सिर्फ 18 या 18 से ऊपर वालों को ही जाने देता, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, 1 पे आसपास की एज को पास कर देता है, 100 पे सिर्फ जो फिल्टर है उसी को पास होने देगा। और अगर मैं 0.1 या 0.02 ऐसा कुछ कर दूं तो भाई फिर वो 15 16 को भी अलाउ करेगा। करेगा पॉइंट, करेगा पॉइंट कि भाई वो कितना स्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। 3 तरीके से हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, या तो 0.1 0.01 इस तरीके से, या फिर 1 2 इस तरीके से, या फिर 100 200 इस तरीके से, ठीक है। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो वन जो है ना एक ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना बहुत ज्यादा लीनियंट है, दिस वर्क्स प्रीटी गुड, ठीक है। उसके बाद भाई हमने मॉडल को ट्रेन किया, उससे प्रेडिक्शन करवाई, एक्यूरेसी स्कोर टेस्ट कर लिया। तो बीच में स्कोर वगैरह ये एक्चुअली आपका क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का पार्ट है, ये मैट्रिक्स होती है अलग, बाद में हाँ ये बाद में आएगा, ठीक है। हमने मॉडल को फिट किया, ट्रेन किया, मतलब उससे प्रिडिक्शन करवा ली, ठीक है, उससे एक्यूरेसी स्कोर टेस्ट कर लिया उसका, ठीक है। नीचे आप देखोगे आपका एक्यूरेसी स्कोर मतलब रन नहीं हो रखा, ये रन कर लेना, एक्यूरेसी स्कोर आ जाएगा आपका। तो ये एक्यूरेसी 65% दे रहा है, ठीक है। अब जितने भी आपने मॉडल पढ़े, 5 मेजर मॉडल पढ़े आपने, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लॉस रिग्रेशन, देन डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम, तो ये 5 एल्गोरिथम्स होती हैं मशीन लर्निंग में मेन, ठीक है। अब जितनी भी और एल्गोरिथम्स होंगी, बहुत सारी और एल्गोरिथम्स होती हैं, बट वो इनके ऊपर डेरिवेटिव होती है, ठीक है, कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ थोड़े को चेंज करके एक नई एल्गोरिथम बना दी, ठीक है। ऐसे फिर वो हजारों एल्गोरिथम होती है, तो वो फिर आपको एक्सप्लोर करने वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आप ना जब भी कोई मॉडल ट्रेन करोगे मशीन लर्निंग का, तो आपको ये नहीं करना कि बस हाँ सबसे बेस्ट आपको जो सा लग रहा है उस पर ट्रेन कर लिया। एक्चुअली आप थोड़ा थोड़ा डेटा लेते हो, ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 रोज है, उसमें सबने 1000 रोज पिक करी, 10% डेटा लिया, ठीक है। उस 10% डेटा के ऊपर आपने वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके पूरा करके हर एक मॉडल को ट्रेन करोगे, हर एक मॉडल को ट्रेन करोगे, ठीक है। उसके साथ उसका एक चार्ट बनाते चले जाओगे, ठीक है। उस चार्ट के अंदर आप मॉडल का नाम और उसके चारों मैट्रिसेस लिखते हो, ठीक है। एंड जब आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर आप जज करते हो कि सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है। जब आपको ये पता लग जाता है सबसे बेस्ट मॉडल आपके डेटा के हिसाब से कौन सा है,
फिर आप अपने प्रॉपर डेटा के ऊपर इस मॉडल को ट्रेन करते हो। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस हाउ यू डेवलप अ मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं किस तरीके का बनाते हैं तो बस होंगे वो, गिव मी अ सेकेंड। हाँ देखो, इस तरीके के चार्ट्स बनते हैं, चार्ट भी क्या, टेबल बनता है इस तरीके का। ठीक है, इसके अंदर देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मॉडल्स लिखे हुए हैं, ऊपर सारी मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। ठीक है, और नीचे सबके स्कोर्स हैं। ठीक है, किसमें कितना स्कोर किया किसने, है ना। हाँ, जो भी हम पढ़ेंगे सारे सारे स्कोर्स है। ठीक है, अब इसमें से इन स्कोर्स के बेसिस पे जो भी सबसे बेस्ट मॉडल होगा उसको हम चूज करेंगे फाइनल अपना डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब मैट्रिसेस वाला पार्ट तो छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, मैट्रिसेस वाला पार्ट तो अभी छोड़ देते हैं। हमने मॉडल पांचों को कंप्लीट कर लिया ना। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस ये F1 स्कोर हो गया, AUC हो गया, ROC हो गया। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर हो गया। इन सबको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको फिर हम ट्यूसडे को ही करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को भी कहा, वेडनेसडे को पाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसके बाद आपके टॉपिक्स दो तीन ही बच जाते हैं। मेन आपके ये 5 एल्गोरिथम्स ही थी। इसके अलावा आपका बचेगा मैट्रिसेस बच जाएंगे। ठीक है, क्लस्टरिंग का कंसेप्ट बच जाएगा और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बच जाएगा। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक बच जाएगा। ठीक है, 4 टॉपिक बचेंगे इसके बाद आपके, है ना। और कोई टॉपिक तो नहीं मिस कर रहा मैं। पाइपलाइनिंग मैट्रिसेस क्या, हाँ वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा बचता नहीं है इसके बाद। अच्छा नहीं, फीचर इंजीनियरिंग बच जाएगा, 5 टॉपिक बच जाएंगे ना। फीचर इंजीनियरिंग तो बचेगा पूरा। क्लस्टरिंग आ गया, सॉल्यूट्स वगैरह आ गया। ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया, हमारे पास सही है, टेंसर फ्लो आ गया। हाँ, आपके 5 टॉपिक बचते हैं इसके बाद। आपके इसके बाद 5 टॉपिक बचते हैं, मैट्रिसेस, क्लस्टरिंग, ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मर, और अरे अभी तो देखा था एक और था, हमारा अच्छा फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, हमारे पास जो गाइस 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 जो हमारे पास कंसेप्ट बच गए हैं, मैट्रिसेस, फीचर इंजीनियरिंग, हमारे पास जो बच गए हैं मैट्रिसेस, फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मर्स एंड क्लस्टरिंग, ये 5 टॉपिक बच गए हैं हमारे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, नेक्स्ट वीक में ये 5 टॉपिक भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग आपका नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ओवर द वीकेंड हम डीप लर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, गोल रखेगा रहेगा कि उसके नेक्स्ट वीक आपका डीप लर्निंग भी खत्म हो जाए। और लास्ट वीक फिर जो हमारे पास बचेगा, 3 हफ्ते बचे हैं ना इस महीने के, कितने बचेंगे, 10 तारीख होगी ना। हम्म, 3 हफ्ते हमारे पास पूरे हैं, हमारे पास पूरे पूरे 3 हफ्ते हैं। 31 का महीना है, 3 हफ्ते हैं अपने पास पूरे। ये छुट्टी तो अलग चीज है, उसको तो हम देख नहीं रहे। और डेज के हिसाब से नहीं देख रहे हम, पहले हफ्ते में अपना, नेक्स्ट हफ्ते में मतलब ये मशीन लर्निंग खत्म कर लेंगे। फ्राइडे तक, फ्राइडे तक मशीन लर्निंग खत्म कर देंगे। ठीक है, सैटरडे को हम डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को हम डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो सैटरडे संडे और फिर मंडे की छुट्टी लेके ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक डीप लर्निंग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सैटरडे संडे एआई शुरू कर लेंगे, और फिर सेम कंसेप्ट पे आपका 31 मई, हाँ 31 मई तक एआई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हफ्ते बचे हैं, 3 टॉपिक बचे हैं हमारे पास।
कर लेंगे कोशिश। ओके, और एआई वाला टॉपिक तो वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है ना। जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है वही काफी बड़े होते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, अब मिलते हैं ट्यूसडे को, ठीक है ना। चलो, थैंक यू। ट्यूसडे को प्रिंस को याद से ले आना। आज क्यों नहीं आया वैसे वो? नहीं पता। नहीं पता, चलो कोई नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ट्यूसडे को मिलते हैं।